नमस्कार। देश दुनिया की अहम खबरों की शुरुआत करेंगे और देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी भू कानून का सपोर्ट और कृषि भूमि पर रोक। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के भू कानून को और सशक्त किया है और सरकार के फैसले के तहत अब प्रदेश से बाहर के लोग कृषि या उद्यान के नाम पर जमीन नहीं खरीद सकेंगे और उत्तराखंड में जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने भू कानून प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने या अगले आदेश तक प्रदेश से बाहर के लोगों को जिलाधिकारी की अनुमति से मिलने वाली कृषि एवं उद्यान भूमि खरीदने की छूट पर रोक लगा दी है। बता दें कि राज्य से बाहर के लोग उत्तराखंड में डीएम स्तर पर मंजूरी लेकर धड़ल्ले से कृषि और उद्यान के नाम पर भूमि खरीद रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने का फैसला ले लिया है और सीएम आवास में हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले की सरकार से लेकर संगठन तक सराहना कर रहे हैं। हालांकि यूकेडी समेत तमाम संगठन मूल निवास और भू कानून को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं और बता दें कि धामी सरकार ने भू कानून के लिए कमेटी का गठन भी किया है, जबकि मूल निवास के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही धामी सरकार ने भू कानून के लिए गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए और रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए प्रारूप समिति गठित कर दी है और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इस समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड में बाहरी लोग कृषि भूमि अब नहीं खरीद पाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य में सशक्त भू कानून लागू क्यों नहीं कर रही, जिसकी जनता मांग कर रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है और आपको बता दें कि कई खास मेहमान हमारे साथ में होंगे। तो यहां हम खबर आपको बता रहे हैं। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। हनी पाठक हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं और साथ ही हमारे साथ में अन्य मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। विपिन खन्ना जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। हम शुरुआत हनी पाठक जी के साथ में कर लेंगे। हनी जी, देखिए जो पहल की गई है बहुत शानदार है, क्योंकि भू कानून मूल निवास को लेकर एक तरफ लोग अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं बाहरी लोग जो है वो भूमि नहीं खरीद सकेंगे। आपको लग रहा है कि क्या इस कदम से भू कानून और मूल निवास वाले मुद्दे पर कोई असर पड़ेगा, या जो लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा आश्वासन मिलेगा? दो बिंदु टेबल वाले तो लग गए। हनी जी, यूएस क्या
हनी, आवाज मिल रही है आपको हनी जी? हाँ, मैं डॉट प्लेस में आज हनी पाठक जी हमारे साथ में, आवाज मिल रही है क्या आपको? जूम हनी जी आवाज मिल रही है आपको? हनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में विपिन खन्ना जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं। विपिन खन्ना जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। आवाज मिल रही है आपको? तो सीएम धामी का बड़ा फैसला। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल आवाज नहीं मिल पा रही है हमें हमारे साथ में जुड़े मेहमानों की। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम धामी का ये जो बड़ा फैसला है काफी कारगर साबित होने वाला है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि राज्य के भू कानून को और सशक्त बनाया जाएगा। और सशक्त क्या है, उद्यान भूमि खरीदने की छूट जो अब तक मिली हुई थी, अब उस पर रोक लगा दी गई है। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इसी पर आज विस्तार से बातचीत भी हम करेंगे। और कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या इससे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलनरत दल हैं, क्या उन्हें कोई आश्वासन मिल रहा है? तो उद्यान भूमि खरीदने की छूट पर रोक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त क्या अहम खबर। सीएम धामी का बड़ा फैसला सामने आया है। तो भू कानून को और सशक्त कर दिया गया है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। हनी पाठक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हनी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, अब मिल रही है। बिल्कुल। और राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, प्रदेश महासचिव हैं। और विपिन खन्ना जी हैं, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। अनिल थपलियाल साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। और मोहित डिमरी साहब हैं, संयोजक मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से। राजनीतिक विश्लेषक मनोज ध्यानी जी भी हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अपनी चर्चा को हम हनी जी के साथ में शुरू करेंगे। हनी जी, इस कदम से क्या लग रहा है कि क्या आश्वस्त हो जाएंगे वो लोग जो भू कानून मूल निवास को लेकर अभी भी आंदोलनरत है? देखिए, ऐसा है, कोई भी आश्वस्त करना हम लोगों का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये होता है कि जनता किसी भी प्रकार से हम लोगों के किसी भी फैसले से खफा ना हो। और हम लोग जनता को प्राथमिकता देते हुए हर वो कार्य करते हैं जो कि जनता के लिए फेथफुल रहे, जनता के हित में रहे और जनता जिससे कि खुश रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये अभी मुद्दा उठाया हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने, मुख्यमंत्री ने, वो इतना काबिले तारीफ मुद्दा है कि उसको लेकर जनता खुद ही बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। और बाहर के लोग कृषि भूमि को इस तरीके से खरीद नहीं सकते हैं। तो जो हमारे उत्तराखंड की जनता है, वो उत्तराखंड की ही जनता उन चीजों का फायदा उठाएगी। तो इससे ये आकलन लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी किस प्रकार से संजीदा हैं हम लोगों के यहाँ जनता को लेकर। क्योंकि उन्होंने शुरू से जब तक शपथ ली है तब से वो वही कार्य कर रहे हैं जो कि सरकार आपके द्वार को लेकर लगातार सक्रियता के साथ करते चले आ रहे हैं। तो जनता के मुद्दे को किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं करते हैं। और जहां तक विपक्ष की बात है, तो ये तो सिर्फ सवाल करते हैं और सवाल, बेबुनियादी सवाल उठाना इनकी आदत है। लेकिन हम लोग सवाल को करके दिखाते हैं उत्तर में, और वो सवाल करते हैं, हम अच्छे नतीजे करके दिखाते हैं। दूसरी बात, ये भू कानून की जो बात कर रहे हैं, भू कानून की बात पर मैं आती हूं। जरा ये बताया जाए कि भू कानून की शुरुआत कहां से शुरू हुई थी। ये कांग्रेस के जो हमारे साथ महासचिव बैठे हैं, ये उसको पूरे तरीके से करके बताएं कि वो उसकी शुरुआत किसके कार्यकाल से हुई थी और कितना ज्यादा इन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया था। और क्या अब तक किसी सरकार में ये रहे नहीं है, और रहे हैं तो जो इस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं, उत्तराखंड की भोली भाली जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ये उन्होंने उस समय इस टॉपिक को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उत्तराखंड की जनता तो लगातार इसी चीज की डिमांड कर रही है।
तो इस तरीके के गुमराह करने वाले सवाल ना करें और जनता का साथ दे, लेकिन जनता को गुमराह ना करें। ठीक है, आप कह रही हैं कि जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, इस पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ में राजेश रस्तोगी जी हैं, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी की ओर से। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका। गुमराह करने की बात कही जा रही है, आपको लग रहा है कि ये जो लड़ाइयां हो रही हैं कि ये गुमराह करने के लिए हो रही हैं, या मैम ने कहा कि हम जनता की बात तो सुन रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ दल हैं वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब लड़ाई, क्योंकि भू कानून मूल निवास की आप भी फिलहाल वर्तमान में लड़ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप भी उसमें ही शामिल हैं। जो अभी मैडम ने बोला है कि भोली भाली जनता, तो भोली भाली जनता को बहका कर फुसला करके तो ये वोट लेते हैं। भोली भाली जनता को मैं पूछना आपने बहकाने का कोई कार्य नहीं किया। हनी जी बीच में नहीं, प्लीज हनी जी, आप मैं आपके पास आऊंगी, आप सब फिर मैं जवाब देती हूँ। माफी के साथ मैंने आपकी बात को सुना, आप भी पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है, इतनी जल्दी उत्तेजित मत होने। हाँ सर, आइए मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। बड़ा स्पष्ट मैं के न्यूज चैनल के माध्यम से राज्य की जनता से भी और भाजपा से भी और सरकार से भी ये जानना चाहता हूं। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था हमारे देश में, बहुत उद्योगपति आएंगे, विदेश के भी आएंगे, देश के भी आएंगे, और बहुत इंडस्ट्री लगेंगी। उत्तराखंड के सभी लोगों को, युवाओं को खासकर रोजगार लगेगा, मिलेगा। भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जब आप एक कानून बना देंगे, भू कानून लागू कर बना रहे हैं, उसको और ज्यादा सशक्त बनाने हैं कि बाहर के आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, तो जमीन नहीं मिलेगी बाहर के आदमी को, और वो कृषि जमीन नहीं खरीद पाएगा बाहर का आदमी। तो ये जो बाहर से समिट के लोग बुलाए हैं, जो पैसा लगाएंगे हमारे राज्य के अंदर, वो क्या भाजपा के सर के ऊपर कहीं लगाएंगे, अपनी इंडस्ट्री अपना काम करेंगे? ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा करती है सरकार, ऐसा वातावरण बनाने का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया, बहुत अच्छा काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया, और बड़े बड़े लोग, कई लाख करोड़ रुपए लोग लगाने के लिए आ रहे हैं हमारे देश में। तो वो लगेगा तो कहीं ना कहीं जमीनों पे ही ना। तो निश्चित रूप से जब लगेगा तो जो कृषि भूमि है घटेगी ना। अब सिडकुल में भी कृषि भूमि घटी है, काम होता था वहां पर। पंतनगर में भी कृषि भूमि में इंडस्ट्री लगी है, हल्द्वानी में भी कृषि भूमि पर इंडस्ट्री लगी है, जो सिमली है वहां पर भी कृषि भूमि पर लगी है। तो एक तरफ तो आप ला रहे हैं लोगों को बाहर से कि आइए उद्योगपतियों, हमारे राज्य में आप जो है, आपको हम वातावरण देंगे, बिजली देंगे, जमीन देंगे, और दूसरी वही लोग तो लेंगे आकर के, और कौन लेगा? दूसरी तरफ आप कह रहे हो हमने कोई बाहर का आदमी कृषि भूमि नहीं खरीद पाएगा। भाजपा को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, सरकार को पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। रात को कोई सपना आया और सुबह बयान आ गया कि हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे। कहां से रोजगार देंगे जब हम भू कानून लागू कर देंगे पूरी तरीके से? आदरणीय मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं देश के अंदर, उनके अंदर कहा जा रहा है कि सबको जमीनें मिलेंगी, सबको प्लाट मिलेंगे, सब उद्योगपतियों को काम मिलेगा। बाहर जो कश्मीर से बाहर के लोग हैं उनको भी वहां बसाने का काम किया जाएगा, एक अच्छा वातावरण बनाएंगे। उत्तराखंड में कह रहे हैं कि हम किसी को जमीन नहीं देंगे। तो ये तो इन्हीं का ही है, इन्हीं तय करना है कैसे करना है। कांग्रेस को लेकर के तो इनको दोषारोपण करना है, इनके हाथ में सत्ता है। मुझे तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जो भी कुछ करेंगे। सर, लेकिन सत्ता आपके पास भी तो थी ना, सत्ता आपके पास भी थी, और आप दोनों उस जगह पर हैं जहां पर दोनों को मौका दिया जनता ने, लेकिन शायद इन समस्याओं पर ध्यान नहीं गया आपका। नहीं, क्यों नहीं हमारा ध्यान गया? हमारे यहाँ पंतनगर में कितना इंडस्ट्री लगा, सब कृषि क्षेत्र भूमि में लगा हुआ है, सिडकुल में भी लगा हुआ है। आगे भी जब कोई उद्योगपति आएगा, अच्छी जगह लेगा, अच्छी जगह देखेगा, तो उसको जब आप लागू कर देंगे कि हम इस तरीके से कृषि भूमि नहीं देंगे, तो कहां लगेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आखिर इसका क्या सोल्यूशन है? ये मैडम बताएंगे अपनी बात में क्या उसका सोल्यूशन। विपक्ष को कहना तो एक अलग बात है, आप कुछ भी नाम रख लें, किसी भी भाषा में बोल रहे, हम तो सुन रहे हैं, उसको सुनते रहेंगे। लेकिन राज्य के हित में, इस राज्य के, उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी कुछ अच्छा लगता हो सरकार को वो करना चाहिए, और दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं, करने की सब पावर आपके पास है। कांग्रेस पार्टी का हर तरीके से सहयोग उसमें मिलेगा। ठीक है,
ठीक है, आपके पास लौटेंगे सर। और मेहमान भी हमारे साथ में है, विपिन खन्ना जी बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत आपका भी। विपिन जी, भू कानून, मूल निवास, इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश में लड़ाई कई सारे दलों की ओर से लड़ी जा रही है, जिसमें आपका दल भी शामिल है। फिलहाल तो अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो उससे पहले ये जो मुद्दा उठा है, ये कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन सरकार भी है कि उसे मुद्दा नहीं बनने दे रही और लगातार वो जनता के लिए या जनता को समझाने के लिए कदम उठा रही है, चाहे वो अभी उसने जो रोक लगा दी हो जमीन की खरीद को लेकर। लेकिन अभी राजेश जी ने एक बड़ी अहम बात कही कि भाई आपने तो रोक लगा दी, लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं क्या वो खरीद पाएंगे जमीन? हालांकि कृषि और उद्यानों के लिहाज से जो खरीदी जाती थी उन पर रोक लगी है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या कोई नया प्लान रहा होगा? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं तो ये असमंजस और भ्रम है ना थोड़ा सा, वो आपको लग रहा है क्या है? जी गरिमा जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है और विपक्ष सवाल पूछता है, तो इनको सवालों से बहुत डर लगता है कि सवाल विपक्ष क्यों पूछ रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर विपक्ष सवाल ना पूछे तो क्या करे? कीर्तन करे, राजनीति ना करे, जनता के मुद्दे ना उठाए। अब भारतीय जनता पार्टी का जो अब आदेश नया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस पर हम बात करते हैं। देर आए लेकिन दुरुस्त है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा निर्णय है, मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कृषि भूमि पर रोक लगाई है, लगनी चाहिए, लेकिन 250 वर्ग फुट पर जो है वो सहमत हो गए हैं। ठीक है जी, आप इतनी ले सकते हैं। और बिल्कुल अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि दोगली नीति जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, ये हमेशा दोगली होती है। शब्दों का चयन जरा ठीक से करा जाए। ये दोगली नीति जो होती है, मैं डिबेट ऐसी नहीं करना पसंद करती हूँ। जरा एंकर महोदय, गालियों का इस्तेमाल जरा कम किया जाए डिबेट में। नहीं है भाई, तो ये दोगली बात नहीं, मैं ऐसी नहीं, मैं बोलूं कि दोगली नीति आपकी है। हनी जी ठीक है, उसमें उन्होंने कोई गाली नहीं दी, मैं मान रही हूँ कि ठीक है वो शब्दों का इस्तेमाल तीखा वार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जब प्रवक्ता बैठते तो उस तरीके के वार नहीं करते या आरोप नहीं लगाते आप। ठीक है, आरोप लगाना अपनी जगह है, गालियों का इस्तेमाल कम किया जाए। मैंने कहा कि दोगली नीति करते हैं। नहीं दे रहे, कभी आप कहते हैं कि सोनिया गांधी को जेल में डालूंगा, कभी आप उनके साथ महागठबंधन करते दिखाई देते, तो ये दोगला चरित्र नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अब तो आपने भी कह लिया ना, अब कह लिया आपने, अब कह लिया आपने, अब कह लिया आपने। पाठक जी के साथ बैठेंगे तो थोड़ा ठीक से बैठिएगा। हाँ ठीक है हनी जी, लेकिन कम से कम आप जिस चीज की नसीहत दे रही है मैडम, थोड़ा सा वो भी रखिए ना कि आप कम से कम खुद भी उन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। भले ही आपने बदले की भावना के साथ किया, लेकिन आपने भी किया ना। मत किया करिए आप, एंकर में जरा से उनको समझाइए कि ये मैडम मैं एक तरफा बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको इतनी समस्या थी उस एक शब्द से, तो फिर आपको भी उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने कहा और उसके जवाब में आपने भी कह लिया, तो मुझे लगता है मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं बोलती, आप इंतजार करते, मैं बोलती। मैंने उनको टोका भी था, मैंने उनको टोका भी था। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के लिए मैं कुछ कह रही हूँ, वो तो बोल रहे थे। ठीक है, चलिए प्लीज, हाँ मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है विपिन जी, तर्क के आधार पर मैंने दोगले शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि तर्क ये है कि एक तरफ आप इन्वेस्टर समिट करते हैं और करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद कर देते हैं, और आप कहते हैं देश विदेश से यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको हम जमीनें उपलब्ध कराएंगे, जबकि विपक्ष हमेशा कहता आया कि उत्तराखंड में जमीनें उपलब्ध ही नहीं है। और एक तरफ आप कृषि पर जो है रोक लगा देते हैं कि कृषि भूमि बाहर का व्यक्ति नहीं ले पाएगा, दूसरी तरफ आप 250 वर्ग फुट पर आप छूट दे देते हैं। तो ये दोगली नीति नहीं तो क्या है? ये गुमराह कौन कर रहा है? ये गुमराह विपक्ष कर रहा है कि गुमराह सरकार कर रही है? ठीक है, लेकिन तो चाहते हैं आप सशक्त भू कानून लाइए, हिमाचल की तर्ज पर लाइए, और बिल्कुल बाहर का जो व्यक्ति है उत्तराखंड में भूमि ना खरीद पाए। हम तो चाहते हैं लाइए, आप क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? डर क्यों रहे हैं? ठीक है, आपके पास, ठीक आएंगे सर। विपिन जी आएंगे आपके पास। अनिल थपलियाल जी के साथ में जाएंगे, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। अनिल जी बहुत स्वागत आपका भी। अनिल जी देखिए, यूकेडी की ओर से अगर हम देखें तो लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है, भू कानून को लेकर रैली भी निकाली गई जिस तरीके से, लेकिन सरकार भी लगातार कहीं ना कहीं कोई कदम उठाते जा रही है। चाहे जब आपने रैली निकाली तो समिति गठन करने की बात हो, या फिर अभी उन्होंने बाहरी व्यक्ति के जमीन खरीद पर रोक लगा दी, आपको लग रहा है कि इससे कोई मजबूती आएगी, कोई फायदा उत्तराखंड की जनता को होने वाला है? जी गरिमा जी, ऐसा है जो देर सही पर दुरुस्त सही, हम तो क्षेत्रीय दल हैं, इसका स्वागत करेंगे, लेकिन बहुत देर हुआ है मामला, बहुत देर हुआ है। इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। 9 नवंबर 2002 को राज्य का गठन, 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ था। तुरंत 2002 में
यूकेडी ने सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनता के साथ मिल करके, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, उनको एक प्रस्ताव दिया था। उसमें 500 मीटर उन्होंने कहा था कि कृषि जमीन बाह्य व्यक्ति खरीद सकता है। उसके तुरंत बाद 2003 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवनचंद खनोड़ी बने, उन्होंने 250 मीटर किया उसको। 2018 में उन्होंने फिर उस पर संशोधन किया, धाराएं लगाई 154, 143, त्रिवेंद्र सरकार जी ने, जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब समझ में एक चीज नहीं आती है कि 23 वर्ष से क्या सशक्त भू कानून पे रिसर्च हो रहा है क्या? इनको कोई विशेषज्ञ चाहिए थे इस कानून बनाने के लिए। फिर इस तरह से मेरे ख्याल से हमें तो लगता है कि डबल इंजन की सरकार है, तो इनके पास कोई ऐसा वो नहीं था, कोई ऐसी प्रणाली या वर्तमान सरकार हो, पूर्व सरकार हो, कि राज्य के हित में ये पृथक राज्य की जो मांग की थी, उसमें तो मूल निवास 1950 सशक्त भू कानून जो हिमाचल की तर्ज पे हमने मांगा था यूकेडी ने, और अस्थायी राजधानी। हम भी 2 बार सरकार में रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए, उस दौरान भी ये इनके पूरे विधायक थे, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर और ये क्या नाम है अपना राज्य दर्जा के मंत्री थे। हमारे तो 2 ही मंत्री थे, हमारा 1 मंत्री था, 2 विधायक थे समर्थन में। तो ये बोलते भी थे, इसको उठाते भी थे, इसकी आवाज को तो दब जाती थी। सवाल इस बात का है कि जो 24 दिसंबर 2023 को आंदोलन हुआ है, वो व्यक्तिगत किसी पार्टी का नहीं था, ना वो भारतीय जनता पार्टी का था, ना वो आम आदमी पार्टी का था, ना वो यूकेडी का था, ना वो कांग्रेस का था। वो ये आंदोलन एक जन आंदोलन था, स्थानीय जनता का आंदोलन था, और इसमें 70% भागीदारी पहाड़ के लोगों की थी। इन्होंने भू कानून, अगर हम ये सशक्त कानून, इस पे अगर रिसर्च कर भी रहे हैं, इसमें इसको और सशक्त कर रहे हैं, इसमें अच्छी नियम ये कानून में धाराएं जोड़ रहे हैं, तो इन्होंने ये पैमास ये कहां के लिए जोड़ेंगे अब? क्योंकि हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, जमीन है ही नहीं। भू कानून की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो जमीन थी वो तो तो ये नियम बनाने का मतलब क्या था? ये बड़ी बात है कि क्या एक शगुफा सा था कि बस अब ये छोड़ दिया? पैमास हाँ। ये गरिमा जी, अब देखिए अब इन्होंने क्या गेम खेला है, इन्होंने क्या किया, ये समझते हैं पहाड़ के लोग मेरे ख्याल से ऐसे ही लॉलीपॉप ही दे करके पहाड़ में पैमास शुरू कर ठीक है, अभी जवाब लेंगे इस पर जवाब लेंगे हनी पाठक जी से। ठीक है अनिल जी, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। भूकानून को लेकर हम लगातार कर रहे हैं विस्तार से बातचीत। हमारे साथ में कई सारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनोज ध्यानी जी के साथ में इस बार शुरुआत करते हैं, इसके बाद हनी जी के पास में जाएंगे और उनसे सभी के जवाब भी लेंगे हम। लेकिन मनोज जी, बहुत स्वागत आपका आज चर्चा में। मनोज जी, असल में क्या वजह है? क्या ये अभी देखिए, एक कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया हो सकता है, हनी जी को उससे समस्या हो, लेकिन क्योंकि उन प्रवक्ता की ओर से इस्तेमाल किए गए, अनिल जी की ओर से, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उनका कहना है कि देखिए, रह रह कर सरकार लॉलीपॉप दे रही है जनता को। अब वो कहने जमीन है नहीं और आप खरीदारी पर रोक लगा रहे हैं, तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि उत्तराखंड की जनता को लगे कि सरकार इस मुद्दे को लेकर सोच रही है, कुछ कर रही है, सजग है। या वाकई में इन कदमों से मूल निवास भू कानून पर कोई जरा सा भी असर पड़ने वाला है? क्या मजबूती आएगी? क्या लोगों को थोड़ा सा आश्वासन मात्र ही मिलेगा कि नहीं ठीक है, आप इस प्रदेश के निवासी हो और आपको मूल निवास दिखाने की जरूरत नहीं है? आपको लग रहा है कि इन सारे कदमों की ओर से कोई असर होगा? गरिमा जी, मैं अपनी बात को इस तरीके से रखना चाहूंगा कि उत्तराखंड में अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए और जिस तरीके से पालमपुर रिजोल्यूशन में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के साथ उत्तराखंड का बनाने का संकल्प लिया था, तो कहीं न कहीं उत्तराखंड के प्रति एक संवेदनशील भाव भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में प्रखर तरीके से दिखा और लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। और यही कारण है कि ये राजनीतिक दल उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा थी, यहाँ से 23 में से मैक्सिमम सीटें 19-20 सीटें जीत कर जाती थी और आज भी सत्ता पे काबिज है। लेकिन
उत्तराखंड जब राज्य गठन की प्रक्रिया चल रही थी, तो राज्य गठन प्रक्रिया के दौरान अब पता नहीं कितने साथी इस बात से परिचित हैं, लेकिन एक दल, अकाली दल ने परेशानी खड़ी की थी और ये कहा था कि हम उत्तराखंड के विधेयक को समर्थन नहीं देंगे अगर उत्तराखंड में भू कानून की शक्ति उत्तराखंड की सरकारों में निहित की गई तो। और उस समय उस दल जो एनडीए का गठबंधन हुआ करता था, अकाली दल, और जिसके नेतृत्व बादल परिवार करता था, और ये कहा गया था कि उधम सिंह नगर के आसपास उनकी बहुत बड़ी भू संपत्ति है और कहीं ना कहीं उससे ये भी आस आने वाली थी कि वहाँ जो जनजातियां हैं, थारू गोफ्ता हैं, उन तक की जमीनें पौने पौने दामों पे खरीदी गई थी और कई हेक्टेयर जमीन उन्होंने उनके पास थी और कई करोड़ की बताई जाती है। अनुमान कई लोग 5-5 हजार करोड़ को बताते हैं, मैं नहीं जानता क्या उसका मूल्य होगा। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बैठी और उसके बाद उसने विजिट किया, उस पार्टी को मनाया और उनको एक इस तरीके का समझौता दिया कि अकाली दल को वो अपने पार्टी, अपने सिंबल से उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर दिखाएंगे। और आज तक सीमा साहब जो अकाली दल के हैं, वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी के टिकट से उत्तराखंड के भीतर अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये यथार्थ सत्य है, इससे कोई मुकर नहीं सकता और ये आज जारी है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि उत्तराखंड के बारे में राजनीतिक तरीके से जो राजनीतिक चतुराई है उसको मैं शायद इसीलिए पुष्कर सिंह जी को धाकड़ धामी बोला जाता है कि बॉल को कैसे स्वीप करना है और कहाँ पे उसे वो स्ट्राइक करना है वो जानते हैं। इसलिए मूल निवास का जैसे ही मुद्दा नरेंद्र नेगी जी ने, जो लोक गायक हैं, उन जैसी शख्सियत जब बिल्कुल फोर फ्रंट पे आ गई तो उन्होंने तुरंत मूल निवास पे कहा कि मूल निवास के प्रमाण पत्र भी जारी किए जा रहे थे लेकिन माने नहीं जा रहे थे। अधिकारी लोग उसको नौकरियों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र को मानक के रूप में ले रहे, लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र को किनारे रख दे रहे थे। तो वो माना जाएगा, इतनी सी बात कही और उससे बहुत बड़ा जो मैसेज है वो राजनीतिक तौर पे उन्होंने जो राजनीति में अमूमन एक मंत्र होता है लाभ लेने का, वो किया गया। भूमि कानून को अगर आप दृष्टि डालें तो 2022 के जो चुनाव थे विधानसभा के, उससे पूर्व 2021 में उत्तराखंड में सख्त भू कानून के लिए एक युवाओं में एक जागृति बन रही थी और उसमें जो बाहर से आने वाला एक समाज, खास समाज है, उसका जो प्रभाव बन रहा था, उस प्रभाव के ऊपर एक युवाओं में एक चेतनशीलता जाग रही थी और जनता में एक युद्धात्मक भाव पैदा हो रहा था। तो उस समय जो पूर्व मुख्य प्रमुख सचिव थे उत्तराखंड के सुभाष कुमार जी की, उनकी अध्यक्षता में समिति बैठाई गई और उसकी रिपोर्ट के बाद तमाम प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में ये बात खुलकर इस तरीके की बात आई कि जैसे भू कानून लागू होने वाला है, लेकिन भू कानून का विधेयक आज तक आया नहीं है। और क्योंकि अभी इसमें कृषि भूमि पे रोक लगाई है और मैं इसका स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि कदम भले ही छोटा सा हो लेकिन होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बात बताऊं कि कई बारी जब निर्णय घोषणाएं होती हैं, घोषणाओं के साथ होती हैं लेकिन वो पूरक नहीं होती। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को जब स्थायी राजधानी के लिए पूरे उत्तराखंड में युवा और समाज लड़ रहा था, तो पूर्णकालिक राजधानी तो नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई और उसके साथ साथ 2 मंडल गठन की बात हुई थी कि आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पे आज तक आई नहीं है। तो
कहने का मतलब यह है कि जब तक धरातल पे ना आए और वो फल जो है जनता को पूरी तरह नहीं मिले, तब तक बिल्कुल, तब तक कोई भी कदम पूरी तरीके से ठीक साबित नहीं होता। ठीक है, एक बात गरिमा जी, एक बात और जरूर हाँ, करना चाहूंगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं स्टूडियो में नहीं बैठा, एक टेंट के भीतर बैठा हुआ। मैं यहाँ शहजारा रोड पे जो प्रोटेस्ट स्थल है यहाँ पर हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ, और ये टेंट है उत्तराखंड समस्त कोविड-19 कर्मचारी संगठन का। ये वो युवा थे जिन्होंने कोविड काल में, जब सब लॉकडाउन में थे, तो इनकी सेवाएं सरकार ने ली अस्पतालों के लिए। इनको कहा गया कि इनको रोजगार दिया जाए और रोजगार की ये अपनी सेवाओं के माध्यम से जनता की सेवा करें उस कठिन काल में। और इन्होंने अपनी प्राणों की एक तरीके से दांव पर रखकर उस सेवाएं प्रदान की। लेकिन जैसे ही स्थितियां अनुकूल हुई और सबको, ये 694 युवा है जिनको नौकरियों से बाहर कर दिया गया, जिसमें 128 तो विवाहित हैं, उसमें ठीक है सर। देखिए, आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास आंकड़े, ठीक है मनोज जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आपने जो एक बात कही ना, वो सबसे अहम है कि कोई भी कदम आप उठा रहे हैं, ठीक है, आपकी मंशा ठीक हो सकती है, लेकिन जब तक लोगों को धरातल पर उसका लाभ या फायदा नहीं मिलता, तब तक उस कदम के सही मायने साबित नहीं होते हैं। हनी जी के पास मैं इसी सवाल के साथ में जाऊंगी। हनी जी, आपने सभी प्रवक्ताओं की बात सुन भी ली होगी, मुझे लगता है उनके जवाब में भी आपको बहुत कुछ कहना होगा, लेकिन जो सबसे अहम बात मनोज जी की निकलकर सामने आई, ये किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, तो कृपया करके उसको उस लिहाज से भी मत लीजिएगा। उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है, या आप ही बताइए, आपकी सरकार की ओर से कोई अच्छा कदम उठाया जाता है, एक सरकार चाहती कि नहीं ये जनता को लाभान्वित करेगी, ये कदम हमारा जनता को लाभ पहुंचाएगा, लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा ठीक से, तो उस कदम का सार्थक मतलब नहीं निकलता। आप इस बात से मेरी सहमत होंगी, तो वो सुनिश्चित हो, ये बहुत जरूरी है। अब मैं जवाब देती हूँ, शुरुआत करती हूँ राजेश रस्तोगी जी के भाई साहब के जवाब से, सवाल से। इन्होंने अभी क्या कहा, इन्वेस्टर समिट आपने किया, युवाओं को रोजगार देने की बात करी। अगर आप ये कृषि भूमि वाली बात करते हैं, तो किस प्रकार से इन्वेस्टर समिट के बाद आप किसी को रोजगार दे पाएंगे? चलिए, इस डिबेट के ही दौरान से ही, गरिमा जी की एंकरिंग के ही दौरान से ही इन्होंने मान तो लिया कि इन्वेस्टर समिट के बाद युवाओं का भला होगा ही होगा। चलिए, विपक्ष में ही सही, आपने माना तो सही। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, या तो देखिए, इतने ज्यादा गुमराह हैं, या कंफ्यूज कह सकते हैं, कंफ्यूज पर्सनालिटी के मालिक हैं ये कांग्रेस के सारे लोग। मुझे एक बात बताइए गरिमा जी, इसी डिबेट के दौरान दो बातें कहते हैं। इन्वेस्टर समिट पे पहले तो ऐतराज दिखाते हैं, फिर यहां पर चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं आभारी हूं इनकी। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह का भू कानून या कृषि भूमि जैसी बातें लाते हैं, तो फिर इस तरीके से कैसे इन्वेस्टर समिट से युवाओं का भला होता है? तो पहले तो भाई तुम प्रोटेस्ट में जाते हो अपनी हाथ धोने के लिए, यूकेडी के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। आपने उत्तराखंड की क्रांति के समय कितने बलिदान दे दिए भाई। चलो, उत्तराखंड क्रांति दल का तो मैं मानती भी हूं, भाजपा के लोगों ने तो बलिदान भी दिए और रासुका भी झेली, लेकिन कांग्रेस के कुछ 2-4 लोगों का नाम यहां पर चैनल के माध्यम से बता कर जाइएगा। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं, पहले क्लॉज को खूब अच्छे से पढ़ ले रस्तोगी भाई साहब, उसमें साफ साफ लिखा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 दिसंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है, उन्हें कृषि व औद्योगिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिला अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करने की प्रावधान है। जब यहाँ पर उत्तराखंड को आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक के रूप में भारतीय जनता पार्टी देखती है, स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पूरी नजर बरकरार रखते हैं, तो उसमें आपने कैसे सोच लिया कि जब युवाओं के भले की बात होगी, उत्तराखंड को आने वाले दशक के बारे में बात होगी, तो जब कृषि भूमि की बात होना शुरू होगी, तो इस क्लॉज के अनुसार कहीं पर अगर इस तरह के इंडस्ट्रियल स्टेट स्थापित करे जाने होंगे, तो क्या जनता आपको समर्थन नहीं देगी? इसको पहले पूरी तरीके से समझिए, फिर उसके बाद सवाल उठाइए। दूसरा सवाल, अब मैं भाई साहब की बात का जवाब देती हूँ। जो उन्होंने अभी बोला कि उसको, मनोज ध्यानी भाई साहब ने बोला कि जो भी कार्य करिए उसको धरातल पर उतारिए, तब तो निश्चित तौर पे पार्टी उस चीज को अच्छा मानती है। तो मैं उनकी बात का ये जवाब देती हूँ, भाई साहब
ईश्वर की कृपा है, राधा रानी की इतनी कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वायदे करती है उसको धरातल पर उतार कर दिखाती है। जैसे इन्होंने 30 महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी दृष्टि पत्र के दौरान, करके दिखाया। इन्होंने नकल विरोधी कानून की बात करी, कर दिखाई। इन्होंने धर्मांतरण कानून, सख्त कानून की बात करी, कर दिखाई। ठीक है और मैम, अभी बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा था कि आप यूसीसी पर पहली बैठक में बात करेंगे, आपने करके दिखाया। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपको पता है, देखिए आप भी आंकड़ों के साथ आज आई हैं, आंकड़े लेकर, आपने अभी कुछ आंकड़े पढ़े भी, लेकिन बड़ी बात है कि मैडम कुछ चीजें थी ना जी, जवाब थोड़ा सा और देने दीजिए प्लीज। पूरा मैं सवाल जोड़ रही हूँ, आप अपना और बोलिएगा, आप सब पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, मेरा एक सवाल सुनते जाइए। वो ये कि आप देखिए कई सारी चीजें गिना रही हैं, क्योंकि कि आपने ये किया, आपने ये किया, आप उपलब्धियां गिना सकती हैं, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड का गठन ही कुछ राज्य की समस्याएं थी उसके चलते हुआ था। और वो लड़ाई यूकेडी को कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, जनता हो या यूकेडी हो, जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो जनता के लिए ही तो लड़ी जा रही है ना। अगर यूकेडी भी लड़ रही है तो जनता के लिए, ऐसा तो नहीं कि वो दल के लिए भू कानून के लिए स्वाभिमान रैली निकलवा रही है, उससे जनता का फायदा होगा। भू कानून हो, मूल निवास हो, पलायन हो, बेरोजगार, सब जस के तस है मैडम। तो ये क्यों पूरे नहीं किए आपने? ठीक है, नकल विरोधी कानून बना दिया, यूसीसी पर आप बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्याएं थी जिसके चलते राज्य बना, उनका ही अगर अब तक कुछ निदान नहीं निकला। आप बताइए, 10 सालों से आप हैं, क्या स्थायी राजधानी आज तक आप दिला पाए? मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, जो अभी मैं इन सबके सवालों का जवाब देती हूँ। देखिए ऐसा है, जो ये अभी बात कर रहे थे उसकी बात का जवाब ये सुने। उनियाल भाई साहब, 2014 में बने यूके ट्रिपल एससी में अब तक कुल 13,354 लोगों को नौकरी दे दी गई है, और 5 साल में 5,710, तो धाकड़दामी राज्य में सबसे अधिक 7,644 लोगों को नौकरी मिली है। कैसे मिल गई सरकारी नौकरी भाई इतनी? क्योंकि दी गई तब मिली, यूके ट्रिपल एससी के उसके बाद। अब मैं इनको एक बात और बताना चाहती हूं, जो भू कानून और चीजों की बात हो रही है, देखिए ऐसा है गरिमा जी, हर चीजों को जो कि जनता के हित के मुद्दे हैं उसको लेकर जनता पार्टी संजीदगी दिखाते हुए तुरंत समिति का गठन करी है, और समिति में जजों को कहा गया है कि इसकी रिपोर्ट पूरे जनमानस से लेते हुए, जनता से लेते हुए, उसके बाद इस रिपोर्ट को सौंपा जाए, उसके बाद डिसीजन लेंगे। और क्यों हड़पड़ दपड़ में डिसीजन नहीं लिया जाता, इसका भी जवाब सुन लीजिए। हाँ। इनसे एक बार जरा सा ये पूछिएगा, क्या नाम है, रस्तोगी भाई साहब से, हाँ। कि रस्तोगी भाई साहब, अगर हपड़ दपड़ में डिसीजन लेना था तो नारायण दत्त तिवारी जी आरक्षण का विधेयक लाए थे, आपको पता होगा। उन्होंने कैसे लाया था उस विधेयक को अच्छे से? अगर उनियाल भाई साहब जो यूकेडी के प्रवक्ता हैं, काफी वरिष्ठ हैं, वो निश्चित तौर पे शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे, प्रॉपर तरीके से आरक्षण विधेयक लाया गया होता तो यह विधायक 2011 में हाई कोर्ट में नहीं चला गया होता। फिर हरीश रावत जी की सरकार विधेयक लाई, लेकिन उसमें भी इतनी खामियां थी कि आज तक राजभवन में लटका रहा। यह धामी सरकार है भाई साहब, राजभवन में लंबित पड़े आरक्षण विधेयक को वापस मंगवाया और संशोधन किया, विधानसभा के पटल पर पूरी बहस को लाया गया, और जब जरूरत पड़ी तो इसमें संशोधन हो सकता है। यह प्रवर समिति को रिपोर्ट सौंपी गई है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, तिवारी सरकार ने इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर दी थी? हवा में बातें नहीं करते हम, समिति को सौंपते हैं, उसके बाद कोई भी फैसला लेते हैं। उसके कोर्ट ने शासनादेश को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुंह जवानी बोल दिया था। विधेयक को लोकसभा में नहीं, विधानसभा में नहीं लाया गया था। और 12 से 15 के बीच कांग्रेस क्यों चुप रही थी? 2015 में आंदोलनकारी के दबाव में हरीश रावत सरकार विधेयक लाई, जो राजभवन में भी लटका रहा। इन सब चीजों का जरा सा मुझे भी बता दें कि इतनी ज्यादा खामियां ये करके बैठे हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस तरीके का करना चाहिए, उस तरीके का करना चाहिए। तो हम जो भी कार्य करते हैं ना गरिमा जी, उसको पूरी तैयारी के साथ करते हैं, हवा में नहीं करते कि उसके बाद जनता को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हनीश जी। देखिए, आपने सारे प्रवक्ताओं के सवालों का जवाब दे दिया, जो आरोप उन्होंने आप पर बढ़े, राजनीतिक आपके विरोधी हैं, उनका जवाब दिया, लेकिन अब तक स्थायी राजधानी क्यों नहीं मिली मैडम? 10 सालों से ज्यादा वक्त तक जनता ने आप पर विश्वास दिखाया, आप ही हैं, आपको सब समर्थन है, आपको जनता का समर्थन मिला, आपको डबल इंजन की आपकी सरकार है, केंद्र का समर्थन भरपूर है, फिर क्यों ये निदान नहीं होता? ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हम ही ने बनाई, इतनी तक तो इन्होंने बनाई ही नहीं थी। इन्होंने तो राजधानी ही बनाना शुरू नहीं किया था, वहां कभी तिरंगा झंडा ही फहराना जरूरी नहीं समझा था। तो ये सारी चीजें अगर किसी ने करी तो वो हम लोगों ने ही करी है, इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। लेकिन किसी भी समस्या का जब तक स्थायी समाधान नहीं होता उसको समाधान नहीं कहते। एक वक्त के लिए कुछ आपने बना लिया, हर एक चीज का समाधान हमारी ही पार्टी द्वारा हो रहा है। और मुझे गर्व है कि अगर कांग्रेस
यही इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। हम तो उम्मीद भी, और हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आपकी पार्टी करेगी, क्योंकि आपको सत्ता में अगर जनता लेकर आई है तो आपसे ही उम्मीद करेंगे ना। अब अगर आज हम कांग्रेस से उम्मीद करें तो ये हमारी उम्मीदें ही गलत है। हम क्यों करें कांग्रेस से उम्मीद? सत्ता में आप हैं, आप बैठी हैं, हमें उम्मीद है कि बीजेपी ये करके दिखाएगी। लेकिन सवाल तब हम उठा देते हैं कि भाई कर क्यों नहीं रही है बीजेपी? आम जनता भी आपसे पूछ रही है, आज तो कांग्रेस वाले भी आपसे ही उम्मीद लगाकर बैठे। मैडम, ऐसा नहीं है कि उम्मीदें किसी और से होंगी। गरिमा जी, कर बीजेपी ही रही है, तभी जनता का समर्थन और साथ मिल रहा है बीजेपी को। ठीक है, और 3 राज्यों का भी विधानसभा चुनाव इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी, देखिए मौके आपको भी मिले थे, अभी आज आप बीजेपी से उम्मीद लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ठीक पोजीशन पर आप हैं, सवाल पूछने वाली जगह पर आप हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि मौके तो आपको भी मिले थे ना। और वही बात हो गई कि अब देखिए उन्होंने आपके आंसर का क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि अभी तक आपको इन्वेस्टर समिट से ही दिक्कत थी, और अब तो आप कह रहे हैं कि भाई फायदा होने वाला था लेकिन अब भूमि नहीं देंगे। और एक बात बताइए, ये गलत कैसे हो सकता है? अगर आप सरकार के इस कदम को गलत ठहरा रहे हैं तो कृषि के लिहाज से या उद्यानों के लिहाज से बाहरी आकर जमीन खरीदता था, तो कहीं ना कहीं इससे उत्तराखंड वासियों का ही नुकसान हो रहा था। अब सरकार ये कदम उठा रही है तो आप कांग्रेस की पार्टी की ओर से ये क्यों कहा जा रहा है कि ये गलत कदम है, इससे फायदा नहीं होगा? भाई ये तो फायदे की बात है ना, क्योंकि अभी मोदी जी आए थे, मोदी जी ने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि यहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन भी बने, शूटिंग हो, आपकी जमीन होगी, आप उसे रेंट पर देंगे, आप उसे डेवलप करेंगे, फायदा आपको होगा, फायदा उत्तराखंड की जनता को होगा। तो ये कदम गलत कैसे? ठीक है, तो काम होना ही चाहिए। उत्तराखंड की जनता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जैसा अभी आपने भी कहा है कि आपको मौके मिले थे, जब हमको मौके मिले हमने काम करा, तो एनडी तिवारी जी के समय में ही इंडस्ट्री लगी। ये तो 5 इंडस्ट्री का मैंने तिवारी जी का कार्य 5 इंडस्ट्री का नाम नहीं बता सकते कि हमने ये लगाई। 450 इंडस्ट्री अभी तिवारी जी का कार्य मैंने। ठीक है, आभानी जी प्लीज, फिर दो लोग बोलते हैं, आवाज नहीं आती है इनके पास। दूसरी बात, जिसको धाकड़ धामी बताते हैं, उसकी हवा तो भुवनचंद खंडूड़ी ने उन्होंने निकाल दी थी खटीमा में, भुवन कापड़ी जी ने। वो तो ठीक है, बाद में तोड़फोड़ करके आपने कर लिया, दुनिया ने देखा, पूरे प्रदेश में देखा। कभी चुनाव में ऐसी गड़बड़ नहीं हुई है जैसे आपके कार्यकाल में शुरू हुई है। और दूसरी बात मैं बड़ी स्पष्ट करनी चाहूंगा, जो बहुत बढ़ चढ़ करके बात करते हैं भाजपा वाले, सरकार के लोग, उपभोक्ता फोरम में पिछले 1 साल से गठन नहीं है। हाई कोर्ट 3 बार आदेश दे चुकी है सरकार को। वादकारी परेशान है, जनता परेशान है, उपभोक्ता परेशान है, जाए कहां? खाली पड़ी हैं कुर्सियां, है नहीं इन पे उनकी पेमेंट करने के लिए, उनकी भर्ती करने के लिए। कहां से ये बातें करते हैं? इन्होंने कहा था, धामी जी ने खुद कहा था, आपके चैनल का ही वीडियो है, मैं कहे तो भेज भी दूंगा, और इनको भी पता होगा मैडम को, कि पुलिस का पुराना ग्रेड पे बहाल करेंगे। और सरकार जब दोबारा बनेगी उसके 2 महीने बाद करेंगे। क्या कर दिया आपने? घुमा करके रख दिया आपने। हर तरीके से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो लगातार आप कांग्रेस पे इतना हमला करते हैं, आप पे धंधा नहीं है कुछ और, आप कांग्रेस पे लगातार कोसने का काम करते हैं। अरे तो चुनाव है, अभी बड़ा ढोल बजाते हैं, 3 चुनाव हार गए, 3 चुनाव हार गए, 3 चुनाव हार गए। अरे भाई हम हारे हैं तभी तो विपक्ष, क्या परेशानी की बात है? फिर लड़ाई करेंगे। मैं तो हरिद्वार में, उत्तम सिंह नगर में, अल्मोड़ा में, टिहरी में, पौड़ी में जवाब देंगे इसका। और ये हंस करके क्या बोल रहे भाई? उत्तराखंड के लोगों का उपहास बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको सत्ता मिली है, आप सत्ता का आनंद लीजिए। आप लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। जो नगर निगम के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर हरीश रावत जी ने परमानेंट किया था स्थायी कर्मचारियों को, आज वो 10-10 हजार रुपए का ठेकेदार का यहाँ काम करते फिर रहे हैं। उस पर आपकी कोई सोच नहीं है, आप उस पर बोलने को तैयार नहीं है। भू कानून सशक्त होना चाहिए, लेकिन आप ही कहते हैं, आप उसको घुमाइए मत, उसको समझिए। आप ही कहते हैं देश में डंका बज रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, और इन्वेस्टर समिट होगी। जब इन्वेस्टर समिट होगी और इतने लाख करोड़ आएगा तो वो लगेगा कहाँ? किस जगह लगेगा? कहाँ लगेगा? वो कैसे उसका यूज होगा? एक तरफ आप कुछ कहते हैं, एक तरफ आप कुछ कहते हैं। ये तो गुटबंदी और नाराजगी आपकी पार्टी के अंदर है।
असंतोष आपकी पार्टी के अंदर आ रहा है 2024 का चुनाव। लेकिन राजेश जी देखिए, ये कृषि और उद्यानों के लिए साफ साफ उसमें बताया जा रहा है ना कि कृषि और उद्यानों के नाम पर जो खरीदारी होती थी उस पर रोक है। सुनिए एक मिनट रामपुर चिराया कांड 10 साल से मोदी जी की सरकार है। आप भी दूसरा टर्न शुरू कर चुके हैं। रामपुर चिराया कांड में आज तक रामपुर चिराया कांड का जजमेंट नहीं आया है। ठीक है, देखिए अभी हम कानून पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अंकिता भंडारी की आत्मा भटकती फिर रही है, आप उसकी ठीक है राजेश जी, अभी हम भू कानून पर बात कर रहे हैं, अन्य मुद्दों पर हमारे डिबेट्स में बात करते हैं, उसमें बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी भू कानून पर बात हो रही है तो उस पर रहिए। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि इससे कैसे आप सीधे से इन्वेस्टर समिट से जोड़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, जब इसमें कहा गया है कि कृषि और उद्यानों के नाम पर जो खरीदारी होती थी उस पर रोक लग रही है, और वो तो क्लियर कर रही है ना कि इन्वेस्टर समिट के लिए एक अलग प्लान है, अब ये कहना कि कोई चीज क्लियर नहीं है ये गलत होगा। ठीक है, आपके पास आएंगे हनी जी, हम जवाब लेंगे इसका, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मनोज जी के पास हम जाएंगे। मनोज जी, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा एक होता ना कि बात पकड़ ली गई कि अब रोक लगा दी है तो इन्वेस्टर्स कैसे अपनी इंडस्ट्रीज स्थापित कर पाएंगे? थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि भाई वो कृषि और उद्यानों के नाम पर जो खरीदारी हो रही है उस पर रोक है, इन उद्योगों के लिए तो एक अलग कानून होगा ना, या दोनों चीजें एक ही में लागू होती है? आप क्या कहेंगे इस पर? मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? गरिमा जी, हाँ, ये जो जब कॉन्फ्लिक्ट अगर डिबेट में हो जाता है तो कई बार सुनाई नहीं देता, तो मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे प्रश्न क्या आपने। अच्छा ठीक है, मैं दोहरा देती हूँ सवाल। देखिए, ये था कि कृषि और उद्योगों के नाम पर, माफ कीजिएगा, कृषि और जो उद्यानों के नाम पर खरीदारी हो रही है जमीन की, उस पर रोक लगाई गई है। इन्वेस्टर्स समिट के लिए जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो उद्योगों का मामला है, क्या ये भी उसी में शामिल होंगे या एक अलग कैटेगरी है उनकी? उत्तराखंड सरकार ने रामनगर से, कोटद्वार से रामनगर रास्ता निकल जाए, एक व्यवस्था बने, वहां पर रोड की व्यवस्था बने, तो उसके लिए उत्तराखंड की सरकार की कैबिनेट बैठी और कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि हम जंगल का जो हिस्सा है उसको बिना एक समन्वय लिए हम केंद्र सरकार को ट्रांसफर करते हैं और वो रास्ता बनाए, और सरकार ने किया। तो अगर सरकार करना चाहे, उद्योगों का विकास अगर करना चाहती है तो वो कर सकती है, उसके हाथ बंधे नहीं है। तो कृषि भूमि की जो बात हो रही है वो कृषक की है, जो जिससे वो कृषि करता है। अगर उसको करना भी पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा, तो आपको पहले उसका अधिग्रहण करने की प्रोसेस और उसके बाद किसी को देना पड़ेगा, या कृषक स्वयं किसी इन्वेस्टर के साथ कोई समझौता कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लीज एग्रीमेंट के थ्रू, तब वो अपनी लैंड देगा। हमारे को भूमि को बचाने के लिए ये आवश्यकता हो रही है कि आने वाला जो, जिस तरीके से पहाड़ के कई गांव भूतहा बन गए, बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, बहुत जगह पानी नहीं है। मैं अभी लैंसडाउन प्रभाग से होकर आया हूँ, मैंने वीडियो बल्कि कल ही जारी किए हैं, पानी का लेवल बिल्कुल रिसीव करता जा रहा है। तो जो दुर्भर हालात हैं उसमें कैसे उत्तराखंड के लोगों की आजीविका बढ़ाई जाए, उनको कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको विकास की जिस लॉ से वो 7 दशक से ऊपर समय में बिल्कुल पिछड़ चुके थे, और इसलिए उन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग की, और 2.5 दशक लगभग होने वाला है, तो स्थितियां फिर वहीं की वहीं ना रह जाए। ठीक है, बिल्कुल स्थितियां बेहतर हो। देखिए, यही जो है अंतिम चीज जो है वो यही निकल कर आए कि स्थितियां बेहतर हो और उत्तराखंड की जनता का भला हो। खैर, वक्त की कमी है, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो भू कानून का सपोर्ट और कृषि भूमि पर अब रोक लगा दी गई है, लेकिन एक कदम कितना सार्थक साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।